नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। सिनेमा घरों में प्रशांत नील के निर्देशन में बनी फिल्म KGF 2 रिलीज हो गई है। फिल्म KGF की जो कहानी है एक अनाथ लड़के रॉकी की, जो बड़ा होकर मुंबई में एक गैंगस्टर बन जाता था। फिर हमें कर्नाटक के कोलार कोल्ड फील्ड में ले जाता है। पर क्या आपको ये पता है कि ये स्टोरी रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें यश का किरदार कुख्यात अपराधी रावड़ी थंगम से प्रेरित है, जिसे 1997 में पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया था। लेकिन कौन था ये रावड़ी और ऐसा क्या किया था जिस पर फिल्म बनी थी? आज जानेंगे KGF के रियल स्टोरी के बारे में। अगर आपने भारत का इतिहास सुना है तो ये जरूर सुना होगा, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इतना सोना आता कहाँ से है? कर्नाटक के बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी खदान है जिसका नाम है कोलार गोल्ड फील्ड यानी KGF। ये इतनी पुरानी खान है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक और उसके बाद आज़ाद भारत को भरपूर सोना दिया है। 1880 से लेकर 2001 के बीच यानी कुल 121 सालों में यहाँ से अब तक 800 टन सोना निकाला जा चुका है। कोलार गोल्ड फील्ड ने बहुत से शासन देखे। इतिहासकार बताते हैं कि प्रथम शताब्दी से लेकर अलग अलग राजाओं के समय में सोने की खुदाई होती रही है। पहले गंगा शासक, फिर 900 से 1000 ईस्वी तक चोला साम्राज्य, फिर 13वीं से 16वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य, फिर मराठा से लेकर हैदराबाद के निजाम तक सब ने यहीं से सोना निकाला है। इसके बाद अंग्रेजों ने भी KGF से सोना निकालकर अपने देश भेज दिया। सदियों तक KGF से दक्षिण भारत के शासकों को अकूत सोना मिलता रहा है। KGF भारत की सबसे गहरी खदानों में से एक थी, जहां 80 और 90 के दशक में 3 किलोमीटर से भी अधिक गहरी खुदाई होती थी। केवल साउथ अफ्रीका की कुछ खदानें KGF से गहरी हैं। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर ने KGF की खुदाई का ठेका लिया और यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गईं, जिनको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत थी। और 1902 के दशक में इस खदान में बिजली आ गई। तब उस समय संपूर्ण एशिया में जापान के टोक्यो शहर में बिजली हुआ करती थी। यह भारत का सबसे पुराना व सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जिसका नाम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रखा गया। जब प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू हुआ तो वह जरूरी था, इसलिए इसकी बिजली को आसपास के शहरों को भी दिया गया और बेंगलुरु देश का पहला शहर बन गया जहां बिजली पहुंची। वैसे इतनी गहरी खुदाई के लिए आधुनिक मशीनों की भी ज़रूरत थी, इसलिए KGF में 1940 के दशक में मैनचेस्टर में बना दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक ड्रम लगाया गया। ब्रिटिश शासन में यहाँ बहुत सारे एंग्लो इंडियन रहा करते थे। एंग्लो इंडियन उन्हें कहा जाता था जो ब्रिटिश हों लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ हो। KGF को लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ का रहन सहन, घर व गलियाँ इंग्लैंड से काफ़ी मिलती जुलती थी। हालांकि भारत की आज़ादी के बाद 1956 में KGF की खदानों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1970 में BGML यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने KGF का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। लेकिन शुरुआती फायदे के बाद BGML का नुकसान दिन पर दिन बढ़ता गया, क्योंकि सोना अब और ज़्यादा गहराई में मिलता था, जहां तक पहुंचने में कड़ी मेहनत लगती थी और 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी था। साथ ही साथ खुदाई में मिलने वाली मात्रा भी कम होने लगी थी। साल 2001 में इस सरकारी कंपनी में खुदाई बंद कर दी थी। तब से यहाँ के कर्मचारी अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं और करीब 13,000 एकड़ में फैला कोलार कोल्ड फील्ड किसी भूतिया कस्बे की तरह हो गया है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने KGF की नीलामी की घोषणा कर दी, जिससे लगता है कि शायद KGF के एक बार फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं। माना जाता है कि कोलार में अभी भी काफ़ी सोना मौजूद है। सोने की कीमत तब की तुलना में 5 गुना बढ़ गई है। इसलिए एक बार फिर से KGF की खदानें खुलती हैं तो भारत के लिए शुभ अवसर के दरवाजे भी खुल जाएंगे।
वैसे तो खद्दान के आसपास के इलाकों को मिनी इंग्लैंड कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों की हालत फिल्म में दिखाए गए लोगों जैसी ही थी। अंग्रेज और बड़े अधिकारी बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते थे, जबकि भारतीय लोग जो अधिकतर लोग मजदूर हुआ करते थे उन्हें छोटा सा कमरा दे दिया जाता था, जहाँ नहाने धोने के लिए पानी दिया जाता था और ना ही रहने के अच्छे इंतजाम होते थे। दोस्तों, आपको पता है सिलिकोसिस एक फेफड़े की बीमारी है जो कि लंबे समय तक सांस के साथ डस्ट पार्टिकल जाने से होती है। इस बीमारी का पहली बार भारत में कोई मरीज केजीएफ में ही मिला था। इन मजदूरों की हालत आज़ादी के बाद भी कुछ खास नहीं बदली थी। ब्रिटिश ऑफिसर की जगह इंडियन ऑफिसर ने ले ली थी, लेकिन मजदूर तो मजबूर ही थे। केजीएफ फिल्म में खदान में काम कर रहे मजदूरों को बचाने उनका मसीहा रॉकी आता है, लेकिन असल में ये किरदार रावड़ी थंगम से इंस्पायर्ड है। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार थंगम को कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन के बाद दूसरा सबसे कुख्यात अपराधी माना जाता था। थंगम के इनकाउंटर से कुछ दिन पहले 1997 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स में कहा गया कि पिछले 4 वर्षों में थंगम के नाम 42 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए थे। थंगम को स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त था क्योंकि वह रॉबिन हुड था। वह अमीर आदमी से चोरी करता और केजीएफ के गरीब लोगों की मदद करता था। जब संगम की मौत हुई तो वह केवल 25 साल का था। 27 दिसंबर 1997 को केजीएफ पुलिस ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने बाद में थंगम के 3 भाइयों सागम, गोपी और जय कुमार को मुठभेड़ में मार गिराया था। इस पर उनकी मां पोली ने मुठभेड़ों पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी और 2012 में सजायाफ्ता पुलिस अधिकारी रमेश कुमार पर सीबीआई ने 6 लोगों के साथ मिलकर फेक इनकाउंटर करने का आरोप लगाया था। फिल्म में रॉकी अपनी मां को प्रेरणा मानता था, वैसा ही कुछ थंगम भी करता था। थंगम अपनी मां के साथ बचपन में केजीएफ में काम करने आया था और अपनी मां पोली को सबसे बड़ा आदर्श मानता था। यहाँ तक कि थंगम के गैंग का नाम भी पोली गैंग था और वह कोलार गोल्ड फील्ड से और उसके आसपास के सोने की दुकानों को लूटते थे। फिल्म में रॉकी की मां, जो गरीबी से तंग आकर अपने बेटे से वादा मांगती है कि जब वो मरे तो अमीर इंसान बनकर मरे, उसके शब्दों से प्रेरित होकर रॉकी एक बड़ा अपराधी बन जाता है। हालांकि फिल्म में रॉकी की मां की मौत हो जाती है, जबकि थंगम की मां अभी भी जिंदा है। फिल्म में रॉकी के भाइयों का जिक्र नहीं किया गया। जिस तरह थंगम को देखते ही शूट करने के आदेश जारी कर दिए गए थे, उसी तरह प्रधानमंत्री रॉकी को मौत के घाट उतारने को कहती हैं। हालांकि वो दौर इंदिरा गांधी का तो बिल्कुल नहीं था, पर फिल्म में ऐसा दिखाया गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताएं।